कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जैसा कि हमने आपका परिचय कराया। रीटा जी, मैं आपके पास आऊंगी, और केसी त्यागी जी, सिद्धेंद्र भदौरिया जी, लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे साथ मालिनी अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गई है। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। दिनेश जी, आज किस तरह से याद करेंगे? और देखिए, जिस दंगल से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, दुश्मनों को पटकनी दी, आज सैफई में ही माटी में उनका शरीर मिलने वाला है, अंतिम संस्कार कल होने वाला है, लेकिन जो सियासी छाप उन्होंने अपनी राजनीति से छोड़ी है वो अमिट है। देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी जहां समाजवाद के पोषक थे, वही उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता विचारधाराओं के आधार पर चाहे किसी से हो, लेकिन व्यक्तिगत संबंध उनके तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से रहे हैं। मुझे आज भी स्मरण पड़ता है कि इस चुनाव में हम लोग हेलीकॉप्टर से सवार करके भी लौटे थे। तब तक हेलीपैड पे मैंने देखा कि एक हेलीपैड से थोड़ी दूर से एक कार जा रही है और वो रुकी खड़ी है। मैंने पूछा कौन है, तो वहां पे मुझे बताया वहां के सुरक्षा कर्मी ने कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी भी प्राइवेट विमान से मेदांता से चेकअप करा के आए हैं, और उनको जब पता चला कि आप आए हैं तो उन्होंने गाड़ी रोक के आपको बुलाया है। मैं दौड़कर उनके पास में गया। वो कार के अंदर थे, बीमार थे, लेकिन वो तत्काल उतरने लगे गाड़ी से। मेरे से छोटे से कार्यकर्ता को भी उन्होंने जरूरत से ज्यादा सम्मान दिया, और तमाम पारिवारिक स्वास्थ्य से संबंधित और तमाम अन्य राजनीतिक बातों को एक स्वर से बोलते गए, जैसे बहुत कुछ वो कहना चाहते हैं। उनका अपना अनुभव बहुत ज्यादा था, और मुझे याद है कि मैं महापौर लखनऊ का था, और उस समय ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में मिल रहे थे, और ग्रामीण क्षेत्रों को हम लोग पैसा हमारे पास उतना उपलब्ध नहीं था हम दे सके। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि आप ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों को आच्छादित करिए, और करों को जो नीचे उसी जो इनकम हो उसी से आप डेवलपमेंट कराइए। और ये मूल मंत्र काफी कुछ विकास कराने में मेरा सहयोग बना। मुलायम सिंह जी सबसे संवाद रखते थे, और संवादहीनता का भाव न हो सके इसलिए समय समय पर लोगों को याद भी करते थे। कोई मांगलिक कार्यक्रम होता था तो फोन करके आमंत्रण देना, किसने क्या खा लिया किसने नहीं खाया, बाहर तक का छोड़ने जाना, और अपने अगर नहीं कोई अपने साधन से आया तो उसको साधन से छुड़वाना। ये छोटी छोटी चीजें थी जिसको नेताजी बड़े सरल भाव से करते थे। और मुझे एक बात उनकी बड़ा अचंभित करने वाली थी कि बीएसपी की गवर्नमेंट थी और मैं महापौर था लखनऊ का। उनका अचानक एक दिन फोन आता है कि महापौर जी, मेरे आवास के पास में एक ठेला लगाता है जो चाय का और उसमें पकौड़े भी बनाता है, और बगल में उसकी झोपड़ी है। आप अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं हटे। अगर हटाएं तो उनको आवास आप दूसरी जगह उपलब्ध कराएं। एक छोटे से व्यक्ति के लिए भी उनके अंतर मन में चिंता देखकर मैं अचंभित रहा, और जैसा उन्होंने कहा सर मैंने दूसरी जगह बिल्कुल दिनेश जी उपलब्ध कराने का काम किया। निश्चित रूप से नेताजी याद आएंगे। हर समय इस लोकतांत्रिक परंपराओं में संवाद ही महत्वपूर्ण है। हाँ। और कुछ कल्याण सिंह जी हुए, मुलायम सिंह जी हुए, ऐसे नेताओं के कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बड़े और यही उन्हें इतना बड़ा बनाते हैं। जी दिनेश जी, यही उन्हें इतना बड़ा बनाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव, हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर, भी यहाँ पर जुड़ गए स्टूडियो में। आपने भी राहुल लंबे वक्त तक उनको कवर किया है, करीब से देखा, जाना, समझा है। आपसे भी चर्चा होगी। लेकिन रीटा बहुगुणा जोशी जी, अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा मन, बड़ा हृदय दिखाने की एक तबीयत थी मुलायम सिंह यादव की। राजनीति वो करते थे, यहां तक कि कांशीराम और मायावती से हाथ मिलाया कि बीजेपी का रथ रोके। लेकिन चाहे वो अटल जी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, एक अनूठा रिश्ता भी था। ये उनको इतना बड़ा बनाता है, उनका कद इतना ऊंचा ले जाता है। रीटा जी, देखिए, मैं पहले ये कहना चाहूंगी कि दुनिया में जो लोग आते हैं और राजनीति में आते हैं, तो राजनीति तो बहुत लोग करते हैं, पर राजनेता बनने का मद्दा कम ही लोगों का होता है। आज हमारे देश ने एक बहुत ही कद्दावर समाजवादी विचारधारा के नेता को खोया है। एक ऐसा सरल व्यक्ति जिसका कि सभी से स्नेहपूर्ण व्यवहार था, और कभी भी उन्होंने लोकतंत्र में राष्ट्रवाद को नहीं छोड़ा, और कभी भी लोकतांत्रिक परंपराओं में उन्होंने विपक्ष के साथ, चाहे वो सत्ता में रही हो चाहे अलग रही हो, उनके साथ अपने संबंधों को कायम रखा।
मेरा तो सौभाग्य है कि 4 दशक मेरे पिता हेमवती नंदन बहुगुणा जी बहुत लंबे अरसे तक मुलायम सिंह जी ने उनके साथ काम किया। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लोक दल के, मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश में थे। और मेरे पिता अक्सर कहते थे उस समय जब मुलायम सिंह जी का कद इतना बड़ा नहीं था कि ये भारत का अगला लाल बहादुर शास्त्री होगा। उनकी खूबियों को पहचानते। वो खूबियां क्या थी? जनता से जोड़ने की खूबी, कार्यकर्ताओं के हृदय में जगह बनाने की खूबी और अथाह परिश्रम। वो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन नहीं थे। वो निकल कर, मैं समझती हूँ, प्रतिदिन 100, 150, 200 किलोमीटर की फेरी करते थे। और यही कारण है कि आज करोड़ों लोग उनके लिए रो रहे होंगे। उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी जनसंख्या उनको मानती है, उनका सम्मान करती है। मैं तो दंग रह जाती थी जब मैं सुनती थी कि एक हेलीकॉप्टर इलाहाबाद आ रहा है और उनके कोई कार्यकर्ता है बहुत बीमार, उनको दिल्ली ले जाना है इलाज के लिए। कभी छोड़ते नहीं थे। अगर कार्यकर्ता को आवश्यकता है तो पूरी तन मन धन से उनको वो उनका इलाज कराने का काम करते थे। तो मैं ये समझती हूँ कि पिछड़ों को आवाज देना, अपने प्रदेश की राजनीति में बहुत ही सक्रिय और रोचक रूप से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना, राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों को आगे ले जाना, जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में पूरी तरह से जुट जाना। तो मैं उनकी जो सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सरलता थी, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और जिस तरह से उन्होंने संबंध सबसे बनाए बहुत बड़ी थी। तो मैंने तो उनका राजनीतिक सफर बहुत करीब से देखा। अब मुझसे लोग पूछते हैं कि आपकी कौन सी स्मृति है उनके लिए। मैं आपको उनको बड़प्पन का एक उदाहरण देती हूँ। 1995 में जब 74वां संशोधन आया और प्रयागराज की सीट इलाहाबाद था, तब महापौर की सीट महिला हो गई। मैं महिला आंदोलन से थी, विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी। सबने कहा आप लड़िए लेकिन स्वतंत्र लड़िए। मैंने स्वतंत्र पर्चा भर दिया। फिर मैंने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हम गवार थी उनसे बोलना शुरू किया कि भाई आप हमारे लिए सीट छोड़ दीजिए। मैं मुलायम सिंह जी के पास आई, मेरी पहली मुलाकात थी उनसे। तो मैं उनके पास आई, उनकी कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। जैसे उनको पता चला कि मैं आई हूँ तो उन्होंने मुझे कार्यकारिणी बैठक के अंदर बुला लिया। जब मैंने अपना मंतव्य रखा कि आप मुझे सपोर्ट कर दीजिए, तो उन्होंने कहा भाई ये तो संभव नहीं है, या तो आप मेरे टिकट से लड़िए, मैं तो दे चुका अपना सिंबल, मैंने तो चुनाव चिन्ह दे दिया। तो मैंने हंस के कहा कि आपका पिताजी का इतना साथ रहा और मैं जीत सकती हूँ। आपकी पार्टी से तो नहीं लड़ पाऊंगी, स्वतंत्र लड़ूंगी, पर आप बहुगुणा जी की बेटी के लिए इतना तो कर सकते हैं। यकीन मानिए, मुस्कुराए और अपने अध्यक्ष को कहा प्रदेश के कि सिंबल वापस मंगवाओ, रीता चुनाव लड़ेगी। ये बड़प्पन मैं समझती हूँ। मैं उस समय तो मुझे सरल सी बात लगी, लेकिन आज का जब माहौल और वातावरण देखती हूँ तब मुझे लगता है कि इतना सरल नहीं था इतना बड़ा निर्णय लेना, मेरा इनकार करना कि आपके सिंबल से नहीं लड़ूंगी, उसके बाद भी समर्थन देना। मैं महापौर बनी। आज मैं जिस पायदान पे खड़ी हूँ उसकी पहली सीढ़ी अगर मुझे किसी ने दी थी तो मुलायम सिंह जी ने दी थी जी। तो मैं तो कृतज्ञ हूँ। और मेरे पिताजी का उनसे बहुत अच्छा संबंध था। तो विपक्ष की राजनीति में और समाजवादी चिंतन की राजनीति में उनका कद बहुत बड़ा है, बिल्कुल बहुत बड़ा है। बघेल साहब, करहल से आप उनके बेटे अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन दूसरी तरफ आज आप उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है। ये कद बताता है मुलायम सिंह यादव का, क्योंकि वो भी राजनीति से ऊपर उठकर लोगों से एक आत्मीयता का संबंध रखते थे। बघेल जी, कैसे आप याद करते हैं आज उन्हें? जैसे अभी रीता बहुगुणा जी को मैं सुन रहा था, रीता जी ने ये नहीं बताया कि जब जनता दल आ और बा हुआ, आके अजीत सिंह अध्यक्ष हो गए और बा माने जनता दल बहुगुणा, हाँ। उसके मुलायम सिंह जी अध्यक्ष थे और मुलायम सिंह जी लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, बहुगुणा जी। और अगर असामयिक मृत्यु नहीं हुई होती उनकी 88 में तो किसी बड़े पद पे भी पहुंचते। खैर, करहल में चुनाव लड़ना एक अलग बात है। पार्टी की ने मुझे वहां लड़ाया तो मैं उसके लिए पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आप अभी देखे होंगे कि मैदानता में वो एडमिट थे, तो अपोजिशन में कि कोई कार्यकर्ता या नेता के रूप में मैं सबसे पहले वहां पहुंचा। और करहल लड़ने के बाद जब आया तो गेट नंबर 12 पे पार्लियामेंट पे मुलाकात हुई तो शीशा उतार के मेरे से बोले कि बहुत अच्छा चुनाव लड़े। तो ये मुझे महाभारत याद आया कि अभिमन्यु के मरने पर भी लोगों ने, हारने वालों ने आंसू बहाए और कर्ण की मृत्यु पर भी शोक व्यक्त किया। कुल मिला के मेरे राजनीतिक गुरु थे, मैं इसको मानता हूँ। और मैं उनके सिक्योरिटी अफसर भी रहा हूँ, तो बहुत सारे संस्मरण हजारों क्योंकि बहुत साल रहा,
और 77 में जब जनता पार्टी की सरकार में वो प्रॉपर्टी मिनिस्टर थे, उस समय से आज 45-50 साल हो गए हैं लगभग, और उतने साल से सतत रहा। उनकी पार्टी से 3 बार लोकसभा का मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ। बल्कि आज मैं कह सकता हूँ कि लोहिया जी के साथ जिन लोगों ने काम किया है, क्योंकि आपके दर्शकों को ये बता दूं कि इटावा जिले में 7 विधानसभाएं होती थी। 5 विधानसभाएं इटावा के एमपी के पास और 2 इटावा जिले की बड़तना और बिजोना कन्नौज में होती थी। जहाँ लोहिया जी एमपी होते थे तो जिला तो इटावा ही था, तो प्रशासनिक मीटिंगों में लोहिया जी और मुलायम सिंह जी मिलते होंगे। उसके बाद उनकी असामयिक मृत्यु से वो सोशलिस्ट पार्टी से जीते, फिर चौधरी चरण सिंह की बीकेडी, फिर बीकेडी के बाद जनता पार्टी आ गई, तो जनता पार्टी मिनिस्टर रहे। उसके बाद आपने देखा होगा लोक दल जिंदा हुआ, फिर दमकेपा में, फिर उसके बाद जनता दल बना, उसमें वो सीएम बने, फिर जनता दल आ और बा हुए, तो वो बा चलाया उन्होंने, फिर सचपा चलाई, दमकेपा चलाई बीच में, और समाजवादी पार्टी का गठन 1992 में किया। जी। कम देश में लोग होंगे जो 8 बार विधानसभाएं और लगभग 8 बार लोकसभा, और यूपी के पार्टी के अध्यक्ष, लीडर अपोजिशन विधानसभा, लीडर अपोजिशन विधान परिषद, उत्तर प्रदेश में मंत्री, दिल्ली में रक्षा मंत्री, और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहे। 3 महीने का गैप 1991 में हुआ है, जब सेशन ने इटावा लोकसभा और उसके नीचे की 5 विधानसभाओं को काउंटर मांड कर दिया था। तो फिर बाई इलेक्शन हुआ जिसमें वो 2 जगह से जीते हैं, जसवंत नगर और तिलहट से। इस 3 महीने टूर ऑफ द हाउस पर बेनी प्रसाद वर्मा रहे हैं। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि 2 चुनाव वो जीवन में हारे हैं, एक 69 का, और उसके बाद 80 में बलराम सिंह यादव ने हराया। तो लगातार सब समाप्त हो गया, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट हुआ। लेकिन 82 में चौधरी चरण सिंह जी ने उनको एमएलसी बनाया, लीडर अपोजिशन परिषद बनाया। फिर 85 का चुनाव, 84 का वो जीते, तो लीडर अपोजिशन विधानसभा पार्टी के अध्यक्ष रहे। फिर अजीत सिंह जब आए हैं 87 में चौधरी साहब की डेथ के बाद, तो लीडर अपोजिशन उन्होंने बना दिया सतपाल सिंह यादव को। तो लगातार अब सब समाप्त हो रहा है। लेकिन वो क्रांति रथ लेके निकले, और जब लौट के आए तो जनता दल के 5 दिसंबर 89 को सीधे सीधे मुख्यमंत्री बने। फिर वो 91 तक चली। 91 में 32 एमएलए आए, तो लगा था कि अब सब समाप्त है। लेकिन सपा बसपा के गठबंधन ने पुनर्जीवित किया और सरकार बनी। तो लोहिया के सिद्धांतों को वो अक्सर कहते थे कि चर्चा पर्चा खर्चा राजनीति। बघेल साहब, अगर आम आदमी की भाषा में देखें तो जिस सैफई में आप देख रहे हैं, जहां पढ़ाई उनकी हुई, जहां पर वो अखाड़े में दिखे, एक मास्टर से मुख्यमंत्री तक का ये सफर कोई आसान नहीं होता है। किसी गांव से ऐसे निकलकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना। उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री बने, 3 बार बने, देश के रक्षा मंत्री बने, प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, ये कहना भी गलत नहीं होगा।